नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। शुरुआत समाचार की सुर्खियों के साथ। पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में अनुभूति केंद्र का किया औचक दौरा। योजना के तहत देश भर में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सराहना की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मिल रही है मदद। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस की धरपकड़ जारी। 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया एक आरोपी, दूसरे की उम्र पर सस्पेंस। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई। बेनकाब हुई किसानों के विरोध के पीछे की साजिश। बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कबूलनामा कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल बनाना था। किसान आंदोलन का मकसद। भाजपा ने कहा, अराजकता फैलाना था आंदोलन जीवियों का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष के घर अहम बैठक। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे बड़े नेता ले रहे हैं हिस्सा। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों, चुनावी रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। फिर सामने आई बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की भयावह तस्वीर। स्वतंत्र पत्रकार स्पन कुमार भद्र की सरेआम पीट कर हत्या किए जाने से सनसनी। स्थानीय कट्टरपंथी समूह पर आरोप। महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से कई परतें अब खुलती जा रही हैं। पुलिस ने अब तक 2 हत्यारों को पकड़ लिया है तो तीसरे की तलाश जारी है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है तो पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है। हत्याकांड के बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना से राज्य की पूरी सियासत गर्मा गई है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात हत्या के बाद से ही भारी हलचल जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक बाबा सिद्दीकी पर मुंबई के बांद्रा इलाके में कई राउंड फायरिंग की गई। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना पर मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी का संबंध हरियाणा जबकि दूसरे का यूपी से है। दोनों आरोपी रविवार शाम मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किए गए, जहां एक आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक बंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप की आयु का निर्धारण करने के लिए अदालत ने ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के बाद उसे फिर से पेश करने का निर्देश दिया। पुलिस को आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपियों का संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से हो सकता है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। फरार आरोपियों की पहचान शिवा और जीशान के रूप में हुई है। घटना के बाद मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। फेसबुक पर एक पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि पोस्ट की प्रामाणिकता या लिखने वाले के संबंध को लेकर कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक टीम मुंबई भेजी है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अंबार लग गया। सभी दलों ने घटना की निंदा की तो कुछ दल इसको लेकर राजनीति करने का प्रयास करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि घटना की तह तक जाने और न्याय के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का भी ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार ने विपक्ष से आह्वान किया कि घटना को राजनीतिक रंग न दिया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है। तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि इंडिया अघाड़ी इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी करने से बाज नहीं आया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक मौका भांपकर तीनों घटक दलों ने साझा प्रेस वार्ता की। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है और इसी का परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या की जाती है। यहाँ छोटी बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है अब सबको पता चल रही है। वहीं मृतक बाबा सिद्दीकी के आवास पर उनके समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों और जाने माने लोगों का तांता लग गया। मुंबई पुलिस कई राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल करके जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी गुनहगार कानून के कटघरे में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान पर भी चर्चा की संभावना है। राजस्थान की 7 सीटों के उम्मीदवारों पर भी मुहर लग सकती है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा में 17 अक्टूबर को लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन होना है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन दोनों विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने जहां हरियाणा में जीत हासिल की और ऐतिहासिक जीत हासिल की क्योंकि हैट्रिक लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक वोट शेयर हासिल किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं उन्होंने सारी सच्चाई सामने ला दी है। किसानों ने भाजपा को वोट देकर बता दिया है कि किसान आंदोलन को लेकर बने माहौल की सच्चाई क्या है। किसानों के बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दावा किया है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उन्होंने किसान आंदोलन की हवा जो है वो चलाई थी, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। इस खुलासे के बाद किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने की बात एक बार फिर से साबित हो गई है। हरियाणा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा के खिलाफ तैयार किए गए माहौल की परतें भी खुलने लगी हैं। कांग्रेस के पक्ष में किसानों के लामबंद होने के झूठे दावे की कलई चुनाव में भारी हार के बाद तो खुल ही गई। साथ ही बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खुलासे से पूरे किसान आंदोलन की हवा निकल गई है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख हैं। 2020-21 के किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे।
3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली को जाम करने के आंदोलन में शामिल थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस किसान नेता को किसानों का ही समर्थन नहीं मिला। कुरुक्षेत्र जिले की पिहोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले चढ़ूनी की बुरी तरह हार हुई। विधानसभा चुनाव में चढ़ूनी को मिले सिर्फ 1170 वोट। चढ़ूनी की जमानत भी नहीं बची। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के दावों के बाद से भाजपा देश को गुमराह करने के लिए हमलावर है। चढ़ूनी साहब खुद कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ हो रहा है, खाने के कुछ हो रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी करती है। किसानों के लिए ठीक किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी किसान विरोधी हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुना, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त पहुंचती है किसान सम्मान निधि की। किसान आंदोलन के एक और सूत्रधार और स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते दिखे। हरियाणा में नेताओं के घर का घेराव हो या हरियाणा सरकार पर निशाना साधने का मामला हो, योगेंद्र यादव हर तरह से किसान आंदोलन में जान फूंकने में आगे रहे। उन्होंने कांग्रेस के लिए खुलकर वोट मांगा। मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं। आज मैं कांग्रेस का वोट मांगने के लिए क्यों आया हूं आपके बीच? इसलिए कि आज इस देश में और हरियाणा प्रदेश में झूठ की सरकार है। खुद को किसान नेता बताने वाले ये लोग न सिर्फ अपना हित साध रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आखिर इनको शह देने वाला कौन है और किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। शायद जनता इनकी नीति और नीयत से वाकिफ थी और जब इन्हें वोट से छोड़ दिया तो ऐसे कई चेहरे अपने आप ही बेनकाब हो गए। कांग्रेस ने जिन लोगों के सहारे किसान आंदोलन को खड़ा करने का काम किया था, आज वही लोग कांग्रेस की सच्चाई को देश के सामने रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम गति शक्ति योजना को लागू हुए आज 3 साल पूरे हो गए हैं। देश के ढांचागत विकास को रफ्तार देने और जमीनी समस्याओं को तकनीक के साथ दूर करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। बीते 3 वर्षों में इस योजना से देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खासा काम हुआ है, तो वहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आई है और लाखों रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक भ्रमण किया। पीएम मोदी ने अनुभूति केंद्र में योजना की उपलब्धियों को देखा तो बीते 3 वर्षों में इस योजना के तहत किए गए कामों पर भी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पीएम गति शक्ति बड़ा रोल अदा कर रही है। नेशनल मास्टर प्लान के आधार पर देश के ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए 156 बड़ी कमियों को खोजकर सुधार किया जा रहा है, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का काम तेजी से हुआ है। 7 बड़े सेक्टर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करके देश में विश्व स्तरीय न्यू जनरेशन इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में ODOP अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया और वोकल फॉर लोकल के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी खुशी जाहिर की। 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान किया था। इस योजना के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मास्टर प्लान की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने पर जमकर सराहना की। गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति योजना देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके जरिए देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो कनेक्टिविटी में सुधार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी 16 करोड़ रुपए का नेशनल मास्टर प्लान है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों के बीच तालमेल स्थापित कर देश में चल रहे सड़क, रेल, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे काम में तेजी आई है और लागत भी कम हुई है। इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ देश में लाखों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश में एक हिंदू स्वतंत्र पत्रकार स्वप्न कुमार भद्र की शनिवार को मैमनसिंह में उनके घर के सामने ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। तालिबान और आईएसआईएस अंदाज में हत्यारों ने उनकी कलाई से 22 हथेली काटकर अलग कर दी। 65 वर्षीय मृतक स्वप्न कुमार भद्र तारकंडा प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में खड़गे वैचारिक दिवालियेपन का शिकार होते जा रहे हैं। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। कांग्रेस बताए संसद पर हमला करने वाले दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किस किसने खटखटाए थे? बाटला हाउस एनकाउंटर में हुई आतंकियों की मौत पर कौन फूट फूट कर रोया था? कांग्रेस बताए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे? हर दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान कांग्रेस का हमदर्द कैसे है? कांग्रेस बताए उसने चीन की सत्ताधारी पार्टी से एमओयू साइन क्यों किया और वो एमओयू क्या है? कांग्रेस ये भी बताए कि जब धारा 370 पारित हो रही थी उस समय कांग्रेस विरोध में क्यों खड़ी हुई थी? मेरी कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी एक सलाह है कि वो कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। खड़गे जी, हरियाणा की हार पर आपको एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में महीनों बीत जाने के बाद भी जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स की अब तबीयत बिगड़ने लगी है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का रोष बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा भी ममता सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन लगातार 9वें दिन भी जारी है, लेकिन अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। अनशन पर बैठे कुछ डॉक्टरों की हालत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए सभी स्थानीय विभागों पर आयोजित आमरण अनशन में शामिल हुए। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्थिति बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उधर 65 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रेनी डॉक्टर अभया को न्याय दिलाने के लिए जारी जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा ने भी समर्थन किया है। फाइमा ने देश भर के सभी मेडिकल एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टरों से 14 अक्टूबर 2024 से वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार शुरू करने का आह्वान किया है। इस बीच जूनियर डॉक्टरों ने 10 मांगों को सामने रखा है। ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेवारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने, सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम, बाथरूम हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था, पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की मांग की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी डॉक्टरों के समर्थन में एक प्रेस रिलीज जारी की है और भाजपा कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। इधर आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स आरडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब एक एक कर उनकी सेहत खराब हो रही है। गौरतलब है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं।
ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2022 में कर्नाटक के हुबली में हुए दंगों के मामले में कांग्रेस की राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला जो लिया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर फिर से तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए धर्म विशेष के लोगों को बचाने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। 2022 के हुबली दंगों से जुड़े मामलों को वापस लेने के फैसले पर भाजपा कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर लगातार हमलावर है। मामले को तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा बताते हुए रविवार को हुबली में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगों से जुड़े मामले को वापस ले लिया था। भाजपा ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी और इसी सिलसिले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ता सीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। केस वापस लेने पर भाजपा कांग्रेस पर मुस्लिमों को खुश करने का आरोप लगा रही है। There are so many Dalit organizational cases and farmer organizations, as well Hindu karyakartas also. Why you are not withdrawn all that cases? Now you violated the constitution, and doing all this means this is called appeasement politics. Case should not be withdrawn like this. This is also organized crime by a cabinet. उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि सरकार के पास कुछ मामले वापस लेने की शक्तियां हैं। गृह मंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की एक उप समिति ने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 4 अक्टूबर 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एडीजी को पत्र लिखकर मामले को वापस लेने और आरोपों पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिन लोगों ने बाकायदा पुलिस के थाने पर हमला किया था और पुलिस कर्मियों को बाकायदा इंजर भी किया था, चोट लगाई थी उनके और बहुत ज़्यादा मारपीट की थी, उनको तो आप छोड़ रहे हैं। जिन्होंने बाकायदा राइटिंग की, दंगे किए और जो लोग सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि गलत किया आप लोगों ने, उनको आप हिरासत में ले रहे हैं। घटना 16 अप्रैल 2022 की है। मौका हनुमान जयंती का था। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भीड़ संतुष्ट होने के बजाय हिंसक हो गई। हुबली के पुराने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। भीड़ ने पथराव किया, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा। भीड़ ने पास के हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया था। इससे काफी नुकसान हुआ। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए। दंगा करने और भड़काने में AIMIM के नेता को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने के बजाय सरकार ने मामले को वापस लेकर इंसाफ दिलाने की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब भाजपा पूछ रही है कि आखिर इस कदम से सरकार समाज को क्या संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है। ये 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बागालूर के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। जमीन लौटाने के फैसले को लेकर कर्नाटक के भाजपा प्रवक्ता प्रकाश सैश राघवाचार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे अभियोजन के डर से बेंगलुरु में आवंटित जमीन वापस कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई अनियमितता की स्वीकारोक्ति है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्डों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है।
पत्र में आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। एनसीपीसीआर ने यह भी सिफारिश की है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उन्हें आरटीई अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके। सबसे गरीब तबका है मुसलमानों का 85%, उनके बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं। अंसारी, धोबी, जुलाहा, हलाल खोर, जमादार, इनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर अखिलेश यादव और पवन खेड़ा को मदरसों से इतनी मोहब्बत है, औरंगजेब और बाबर के सिलेबस से इतनी मोहब्बत है, तो अपने बच्चों को पढ़ाए मदरसे में। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। मुफ्ती की बेटी अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगी, उमर अब्दुल्ला का बेटा अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगा, पवन खेड़ा और अखिलेश यादव के बच्चे आधुनिक मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे, और पसमानदा के बच्चे जो है वो सड़ते रहेंगे औरंगजेब और बाबर का सिलेबस पढ़ते हुए। तो मुझे लगता है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था कि मुस्लिम बच्चे जो है 4% गरीबों के बच्चे, उनको जो है मॉडर्न, मैथ्स, साइंस ये सब पढ़ना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात ये सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।